नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत की सबसे बड़ी मुश्किल सुलझने वाली है। जिस समस्या से देश पिछले 2 से 3 महीने से जूझ रहा था, उसका सॉल्यूशन जो है अब निकलने वाला है। ये टॉपिक आज के मनी सेंट्रल के सेंट्रल में रहने वाला है। इसके अलावा और भी मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब पूरी चर्चा को जानदार और शानदार बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। इस वक्त देश में पेंशन को लेकर काफी सरगर्मी है। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस के बाद कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने वाली है। क्या बदलाव होने वाला है, इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आज नई दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये समझौता जो है अटकता हुआ नजर आ रहा है और इसे सुलझाने के लिए अमेरिका से चीफ ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में टीम जो है सोमवार को यहां पहुंच चुकी है। अब कौन है ब्रेंडन लिंच, टैरिफ वाली टेंशन क्या अब खत्म होगी, विस्तार से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जेफरीज के क्रिस वुड के लेटेस्ट बयानों की। जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि अगर पिछले 2 साल से लगातार म्यूचुअल फंड इनफ्लो ना आता तो भारतीय शेयर बाजार जो है 20 से 30% तक गिर चुके होते। क्या है असल समस्या, एकदम इसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मोदी सरकार देश के लाखों लोगों को कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान यानी अपने हिसाब से बने हुए रिटायरमेंट प्लान्स को लेने की आज़ादी देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए ने इस संभावित बदलाव के लिए फंड मैनेजर्स के साथ कई दौर की बातचीत भी कर ली। प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि इससे फंड जो है अधिक डाइवर्जन रिटर्न की संभावनाओं का जो है एडवर्टीजमेंट कर सकेंगे और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? नहीं, देखिए, इसकी चर्चाएं बहुत वक्त से चल रही थी। पिछले कुछ महीनों से कम इस चीज़ को लेके चर्चाएं थी कि जो एनपीएस का जो पूरा पेंशन का जो देने का तरीका है, जो पैसा इन्वेस्ट करने का तौर तरीका है, उसमें एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसको लेके बातचीत चल रही थी, प्लान तैयार हो रहे थे और अब संभवतः इस पर एक बड़ा फैसला होने की घड़ी आ गई है। इसमें कुछ आमूल चूल बदलाव इसमें किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। इन्वेस्टर के बिल्कुल मोटी अगर 2 बातें समझूं तो इन्वेस्टर्स के लिए एक तो डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा। इन्वेस्टर्स को अपने पेंशन को चुनने की एक तरह से आज़ादी यहाँ मिलने वाली है कि आप किस तरह से अधिकतम पेंशन हासिल कर सकते हैं जी। जो पैसा लगाने वाले मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास भी एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी कि वो आपके पैसे को ऐसे एसेट्स में लगा सकें जहां से वो ज़्यादा रिटर्न ड्राइव कर सकें। तो देखिए, मसला असल में पिछले कुछ वर्षों से इस चीज़ का बना हुआ है कि इस देश की जो एक बड़ी आबादी है, जो परिवारों के चलाने का खर्च कैसे निकलेगा, उसको लेके आखिर किया क्या जाएगा। सरकार के सामने भी चुनौती थी कि, और 2 तरह की चुनौती सरकार के सामने थी। एक तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यानी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पे किस तरह से ज़्यादा पेंशन दी जाए, उनकी जो एक असंतोष जो बार बार दिखाई दे रहा था, वहाँ कैसे उसको शांत किया जाए। और दूसरा फिर जो बाकी का जो कर्मचारी तबका है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या बाकी लोगों, उनको आखिर पेंशन में ज़्यादा पेंशन किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं। जी प्रवीण सर, चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन विषयवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान, जैसे जिस तरह से हम लोग देखते हैं सर, जैसे मान लीजिए अगर किसी को नई कार खरीदनी है सर, तो उसको कहा वेबसाइट पर अगर वो देखता है तो बोलता है वो वेबसाइट वाला कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए, क्या इसको ऐड ऑन करना है, नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप कोई भी अगर आप वाइट गुड्स सामान खरीदने जाते हैं या सोफ़ा या तमाम चीज़ें जो हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कहा जाता है कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये तो बहुत बड़ा कदम है सर। पेंशन जो चुकी है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आगे की संभावनाओं को जो है दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है कि पेंशन आपके लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। इसको आप अपने हिसाब से जब बना पाएंगे सर, तो इसमें तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और लगभग $175 बिलियन का पूरा बाजार, एक तरह के अगर हम इसको बाजार कहें जी, तो पेंशन का पूरा जो खेल है वो $175 अरब का खेल है भारत का। अभी जो पीएफआरडीए के जो नियम है उस हिसाब से 4 मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन है जिनमें आपका पेंशन का पैसा लगा सकते हैं। इसको
करने की आपके पास एक मोटी तौर पर सहूलियत है। आप तय कर सकते हैं कि साहब मेरा पैसा किस में कितना लगे। इक्विटी है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, फिर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, और उसके बाद आपका हो गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए। इसमें आपको रीट्स, इसमें आपको गोल्ड ETF, ऐसी चीज़ों को लाने की बात है। एक प्रस्ताव ये है कि जो इक्विटी वाला पोर्शन है वहाँ पे जो अभी क्या है कि अभी टॉप 200 कंपनियों में पैसा लगाने की इजाज़त है, उसको बढ़ा के टॉप 500 कंपनियों में पैसा लगाने की बात प्रस्ताव चल रहा है। इसी तरह जो AIF है वहाँ अभी 5% इन्वेस्टमेंट करने की बात है, उसको बढ़ा के 10% करने की बात है। गोल्ड को अगर आप देखेंगे तो एक साल में तकरीबन 35% का रिटर्न गोल्ड ने दिया उससे भी अधिक सर, उससे भी ज़्यादा। तो वहाँ से क्या ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की जो कोशिशें हैं, अगर आप NPS को देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन 2004 से अब तक लगभग 9.3% का एनुअल रिटर्न NPS में मिला है। लेकिन फिर आप महंगाई को उसके कंपैरिजन में अगर तौलते हैं तो 7-8%, 9% की महंगाई तो आपको एवरेज दिख जाती है। यानी अगर आप इधर उधर सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे तो 8-9% की महंगाई तो वैसे बैठ जाती है लोगों के। तो क्या वो काफ़ी होगी आप जब 60 साल के होंगे? इसीलिए टेलर मेड, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास एक बकेट ऑफ प्रोडक्ट्स हों, फंड्स के पास भी एक मौका हो कि साहब आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। एक आपको ज़्यादा ऑप्शंस मुहैया कराने की कोशिश की गई है। एक बात इसमें मैं और जोड़ूंगा, कुछ डेटा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए FY25 में अगर हम देखेंगे तो जो NPS का जो टोटल कॉर्पस है या AUM है वो पिछले एक साल पहले के मुकाबले उसमें 23% का इजाफा हुआ और लगभग 14.5 लाख करोड़ का ये फंड है जी। इसमें अगर आप नॉन गवर्नमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसका कोटा है या तबका है, उसकी ग्रोथ 29% हुई AUM में, और वो तकरीबन पहुंच गया है 3 लाख करोड़ पे, 2.91 लाख करोड़ पे जी। ये AUM का हिसाब है। लेकिन पिछले अगर आप 3 साल में देखेंगे तो NPS में एनरोलमेंट कराने वाले लोगों की तादाद घटी है। पहले 8,72,73 हज़ार के आसपास थी, जो आंकड़ा घट के 8,03,000 पे आ गया पिछले एक के बाद एक 3 फिस्कल ईयर्स को। ये आंकड़ा घट रहा है सर, तो ये पैसा फिर जा कहाँ रहा है? अब ये पैसा अलग अलग उनमें जा रहा है। दो उसके बड़े जो मसले बताए जाते हैं NPS क्यों नहीं बिक रहा इसकी। एक तो कम रिटर्न मिल रहा है सर, एक तो रिटर्न का मोर्चा भी कमज़ोर है, दूसरा है कि जो पेंशन प्रोडक्ट बेचते हैं लोग उनको इंसेंटिवाइज नहीं उतना किया जा रहा। मनी सेंटर में काफ़ी स्टोरी की थी। बिल्कुल। तो लोग असल में अब पेंशन के जो NPS जैसे प्रोडक्ट है इनसे हटके म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड्स की रफ्तार भी बढ़ी है जी जी। तो आपने 4-5 SIP अलग अलग तरह की ली, एक फ्लेक्सी कैप ले ली, एक स्मॉल कैप ले ली, एक आपने लार्ज कैप ले लिया, एक डेट फंड ले लिया। अच्छा, मतलब एक बकेट बना लिया। तो आप अब इन्वेस्टर क्या है अपने हिसाब से चुनने लगे हैं। जैसे जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है तो लोगों को लगता है कि अभी इसको लगा दूंगा, फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा दूंगा, SWP लगा के उससे रिटर्न आता रहेगा जी। अब सरकार की जो प्लानिंग है वो इस दिशा को भी, इस जो समस्या है इसको भी मुझे लगता है कि वो इससे भी ओवरकम करने की एक कोशिश है, जहां इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इस तरह की कोशिश की जाए। सर क्या ऐसी ही चर्चा हम लोग जब EPFO की स्टोरी करते थे तो भी मैं आपसे पूछता था ये प्रश्न। EPFO में भी कहा जा रहा था कि वहाँ भी जो 8-9 करोड़ के आसपास जो मेंबर्स हैं उनका भी जो पैसा है, अच्छा खासा मोटा पैसा है, उनको भी कहा जा रहा था कि सरकार मुझे आज़ादी दे। जो कमेटी की आप बात कर रहे थे वहाँ पर जो सुझाव देने की बात कही जा रही थी कि उस कमेटी के पास प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये जो कॉर्पस है पैसा, जो EPFO के तहत जो इतना मोटा पैसा आया हुआ है, इस पैसे को मार्केट में लगाने की इजाज़त दी जाए। अब जो आप गोल्ड में आप कह रहे हैं कि उसमें लगाने की इजाज़त दी जाए, यानी ETF में भी पैसा तो और बहुत बड़ा पैसा है। PF का अगर आप पैसा देखेंगे तो वो लगभग 225 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो वहाँ पे उसका बड़ा हिस्सा डेट में जाता है, तो उस पैसे का भी और उसका बहुत छोटा अमाउंट जो है जी वो जाता है आपका इसमें, आपका इक्विटीज़ में। तो वहाँ भी इस तरह का प्रस्ताव पिछले साल से पेंडिंग है 2024 से कि इस पैसे को ज़्यादा इक्विटीज़ में लगाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो
प्रस्ताव चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से पास होना है, वहाँ पे भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। लेकिन सर कुछ दिक्कतें भी हैं, उन पर भी चर्चा कर लेने की बहुत ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा अगर आज़ादी दे दी जाए प्रवीण सर, तो इसके साथ ही रिस्क भी जो है एसोसिएटेड जो है वो बढ़ सकता है। लोग जो है गलत फैसले ले सकते हैं, उनको लगेगा कि अच्छा यहाँ पे पैसा लगा लें, वहाँ पे पैसा लगा लें। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर आप गलत चुनाव कर लिया तो फिर आपका सब मठिया मेट हो जाएगा। अब इतना तो इन्वेस्टर्स को या आम लोगों को भी अपना जानकारी है, और इसमें इसी वजह से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या रिस्क एपेटाइट जिसकी जितनी है उस हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न इक्विटी में चला कोई जाएगा। चाहता है कि मान लीजिए मेरा 50% पैसा लगे इक्विटीज़ में और 50% डेट में लगे, जिससे कि बैलेंस हो जाए। कोई चाहता है कि 60-40 का रेशियो रहे, 60% लगे डेट में, 40% लगे इक्विटीज़ में। तो ये इसी तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन दरअसल अब लाए जा सकते हैं जी। जहाँ आपके पास एक बकेट ऑफ लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स की, जिसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जी। इसके अलावा और जब ओवर द ईयर्स जब इनके रिटर्न्स को कंपेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से लोग अपने डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि नए प्लान में चार्जेस को लेकर भी बात सामने आ रही है कि क्या अधिक फीस ले सकती है इस स्कीम के तहत, तो उस वाली बात को भी आपसे समझना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि चार्जेस में कोई बदलाव या कोई बड़ा फेरबदल हो पाएगा, क्योंकि जो पैसा इन्वॉल्व है वो दरअसल बहुत बड़ा पैसा है जी। तो फंड्स के पास, जो फंड मैनेज करते हैं उनके पास भी अच्छा खासा पैसा, और दूसरी बात यह है चूँकि पेंशन का पैसा है तो ये लंबे वक्त की पूंजी है, तो ऐसे में चार्जेस को बहुत ज़्यादा, प्लस क्या है कि सरकार की खुद मॉनिटरिंग है, तो आप चार्जेस को बहुत ज़्यादा, ट्रांसपेरेंसी को भी लेकर भी इसमें सवाल उठा रहा था सर। कहा जा रहा था कि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसका पैसा कहाँ लग रहा है, ये उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कहा जा रहा है सर कि इतना AUM जैसा आप बता रहे हैं और जिस तरह से जो पैसा इतना मोटा है, चाहे NPS के हिसाब से देखिए या EPFO के हिसाब से देखिए, अगर ये पैसा जो है गोल्ड ETF में बाज़ार में आता है सर, तो उसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा सर। अगर उतना पैसा अगर बाज़ार में आता है तो बाज़ार में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाज़ार पे तेज़ी भी आ सकती है, और कम से कम बाज़ार की डेप्थ बढ़ेगी, बाज़ार में स्टेबिलिटी आएगी, और इसको लेके भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको कहा जाता है कि पिछले कुछ वक्त में म्यूचुअल फंड्स ने या जो DIIs हैं उन्होंने इस मार्केट को बचाने में बड़ी मदद की है। अदरवाइज़ जो FIIs का आउटफ्लो जिस तरह का रहा या पैसा निकालने की जो रफ्तार रही, वो बाज़ार पे भारी पड़ती हुई दिखाई दी थी। जी जी। अब इसी के साथ सर एक और खबर है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब 20 साल की नौकरी करते हुए भी अब VRS ले सकते हैं, यानी 20 साल की नौकरी उन्होंने कंप्लीट कर ली, VRS ले सकते हैं। लेकिन उनको फुल एश्योर्ड जो पे आउट है वो तभी मिलेगा जब वो 25 साल की सर्विस कर चुके होंगे और वो UPS के अंदर आते हुए भी नजर आएंगे। आपसे समझना चाहेंगे सर कि इस खबर को भी कैसे देखा जाए, क्या ये भी कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला है? नहीं, ये देखिए कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन आज ही इसको जारी किया है, और उसमें ये कहा गया है कि अगर आप 20 साल में चाहें तो VRS ले सकती हैं, लेकिन उसका जो एश्योर्ड जो पे आउट है पेंशन का, बाकी जो आपके पैसे हैं वो आपको 25 साल के बाद ही उसमें मिलेगा, 25 साल की सर्विसेज जब आप पूरी कर लेते हैं जी। तो इस पे देखने वाली बात ये होगी कि जो कर्मचारी संगठन है दरअसल उनका किस तरह का व्यू है कर्मचारी को, बिल्कुल उनका किस तरह का इसमें व्यू है इसमें। जी जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल जो है भारत पहुंचा है। दोनों देशों के बीच आज दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है जिसमें यह तय होगा कि ट्रेड डील पर छठे राउंड की बातचीत कब होगी। प्रवीण सर, दोनों देशों के बीच ट्रेड पर छठे दौर की जो बातचीत है वो 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के कारण इसे टाल दिया गया था। सर, बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है लिन साहब एक डेलीगेशन के साथ तो भारत आए हैं। वहीं भारत की ओर से कहा जा रहा है कि इस बातचीत में कॉमर्स डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की लीडरशिप में एक डेलीगेशन जो है वो शामिल हो रहा है। प्रवीण सर, क्या सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा, यानी भारत अमेरिका के बीच जो है ट्रेड डील जो है वो जल्द होगी? सर नहीं, देखिए कल जब हम इस मसले पे बात कर रहे थे तो ये खबर आ रही थी कि कल रात में जो विटकॉफ हैं, जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं, वो भारत आने वाले हैं।
लेकिन अब आज खबर ये आई है कि जो ब्रेंडन लिंच हैं जी। उनका भारत में आगमन हुआ है और वो इस पूरे मसले पर आज सारा दिन ये हैं कौन सर? सबसे पहले आपसे बहुत मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहते हैं, लुटनिक साहब का नाम आता रहता था। नहीं, अलग अलग अफसर हैं, ट्रेड उनको कहा जाता नेगोशिएटर है कि हैं, एकदम चीफ ट्रेड नेगोशिएटर। बिल्कुल हाँ, ये चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं और भारत के साथ चूंकि डील करनी है तो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर को ही आना पड़ा अंततः। जी। जो दौरा 25 अगस्त का पहले तय था और वो रद्द किया गया क्योंकि दोनों देशों के बीच में खटास बहुत ज़्यादा उस वक्त आ गई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुलझी और अब ये आए हैं भारत में और आज दिन भर बातचीत हुई है और अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्टेंट निकलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश इस बात की अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई एक प्राइमरी डील ही कम से कम मसलों पे हो जाए, भले उसमें जो की मसले हैं ख़ासतौर पर एग्री और डेयरी को लेके उनको भले बाहर रख दिया जाए, लेकिन बाकी की जिन प्रोडक्ट्स पे सहमति मोटे तौर पे बन गई थी जी पहले वार्ता में, उनको कम से कम इस ड्रील में कवर कर लिया जाए। सर, आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा भी हो रही थी कि आप कह भी रहे थे सर कि विशाल अब लगता है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो अब आते हुए नजर आएंगे। अब जो जिस तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर कहा जा रहा था कि उनका जो सामान है सब इंपोर्ट होकर आता हुआ दिखेगा, वैसे ही नहीं है। कुछ वहाँ के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एंट्री मिलेगी। देखिए, डेयरी सेक्टर में ये खबर आ रही थी कि जो अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि उसके दूध और दही जैसे बिल्कुल मास इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भारत रियायत दे दे इसमें टैरिफ पे। अमेरिका भी चाहता है कि जो प्रीमियम इस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपका मोज़रेला हो गया, चीज़ हो गया, इस तरह के जो जिनको इस्तेमाल करने वाला तबका भी 2 से 5% के बीच में है, यहाँ भारत रियायत दे दे। तो यहाँ पे भारत के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं होगी इन प्रोडक्ट्स पे रियायत देने में। बाकी का जो मुख्य जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे सीधे भारतीय किसानों के हित जुड़े हुए हैं, चाहे दूध हो, दही हो, इस टाइप के प्रोडक्ट, इन पे सरकार किसी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है जी। इसी तरह की चीज़ें आपके जो सर, एंड व्हाट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स को लेकर था, जो क्रॉप्स को लेकर था, बिल्कुल वो मसला भी मुझे जहाँ तक लगता है अभी बाहर रखा जाएगा, क्योंकि अभी लटनिक का एक जो बयान आया है वो उसमें उन्होंने कहा कि मक्का क्यों नहीं खरीदता है। हाँ बिल्कुल, उनका और मक्का मैं आपको बताऊं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मेज है या मक्का है उसको लेके भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन इस मसले को लेके भी था दोनों देशों के बीच में कि मक्के पर क्या होगा। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन मक्का पूरे भारत में आए, सरकार चाहती नहीं है कि इसको इस तरह के प्रोडक्ट्स को लाया जाए। तो और उन्होंने इसी संदर्भ में बयान दिया था कि ये जो एक बोरी भी मक्का भारत हमसे नहीं खरीदता है और खुद को 140 करोड़ लोगों का देश होने का दावा करता है। हाँ, दम्भ भरता है, गर्व करता है भारत इस बात पे, लेकिन हमसे एक बोरी भी मक्का नहीं खरीदता है। एक बुशल का हाँ, 25.40 किलो आता है सर एक बुशल में। हाँ, एक बोरी मान लीजिए उसको। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके अमेरिका का एक प्रेशर सरकार पर, भारत सरकार पर रहा कि आप इनमें रियायत दीजिए। सरकार का रुख साफ था, अभी भी साफ है कि चाहे कुछ हो जाए हम एग्री सेक्टर को खोलने के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स चाहे आपके जो आपका मक्का हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। देश के हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि जो देश के मछुआरे हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, किसान हैं, जो भी हो, जिनका जो रोज़गार जो है डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, उनको हम किसी भी तरह के जो है मुसीबत में आने नहीं देंगे और समझौता भी नहीं करेंगे। आपने उस बात को और भी डिटेल से कहा भी था सर कि पर्सनल अगर उनको जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी देखिए उसके बाद फिर जो रिश्ते हैं वो थोड़े नरम होते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर इस चीज़ को हम लोगों ने देखा सर, ट्रम्प साहब की तरफ से भी उधर से कमेंट आया, उधर से फिर जो रिप्लाई इनका था मोदी साहब का वो भी देखने को मिला था। तो चीज़ें लगता है कि अब बहुत जल्द जो है अब सुलझती हुई नजर आएंगी। हाँ नहीं, और उसमें कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी ये बात कही कि हम नवंबर तक एक डील अचीव कर लेंगे। तो शायद दोनों देखिए होना भी चाहिए। वास्तविकता जो धरातल है, जमीनी हकीकत है, उसका अंदाज़ा अमेरिका को हुआ है इस बीच, और इसी वजह से अमेरिका अब अपनी ट्रेड डील के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत कहीं हमारे पाले से निकलकर चीन के पाले में न चला जाए, ये एक बड़ा डर अमेरिका को है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था। दूसरी बात, भारत ने लगातार कैटेगोरिकली बार बार इस बात को दुनिया भर को बताया है कि जितना एनर्जी प्रोडक्ट्स हम रशिया से खरीद रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी
यूरोप खरीद रहा है, दूसरे देश खरीद रहे हैं। चीन उससे। भी तो खरीद रहा है सर। चीन तो सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है रूस से। तो ऐसे में भारत पर जो केवल इस 50% का वो लगाना, टैरिफ लगाना, वो एक दोहरा मापदंड है। जी जी। तो अमेरिका की इस मामले में अच्छी खासी किरकिरी दुनिया भर में हो चुकी है। एक्सपोज टाइप का हो गया सर। एक्सपोज, बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव जो है लगातार बना हुआ है। सितंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक्स में 10,782 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी उन्होंने 17,741 और 34,993 करोड़ के शेयर्स उनकी बिकवाली की। लेकिन इन सब के बीच घरेलू इन्वेस्टर्स जो हैं, यानी जो DIIs हैं, उनका भरोसा कायम है, जिसने बाजार को संभाल रखा है। अब इसी मुद्दे पर जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर ओड ने CNBC TV 18 से बातचीत में कहा कि अगर पिछले 2 साल से लगातार म्यूचुअल फंड इनफ्लो ना आता तो भारतीय शेयर बाजार जो है 20 से 30% तक गिर चुके होते। प्रवीण सर कैसे देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट को? और मैं इस बात को ना कई बार मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछ चुका हूं, तो वो मुझे बहुत अच्छा एक टेबल बताते थे सर। कहते थे कि आप प्रतिदिन देखते होंगे विशाल जी, FIIs डेटा और DIIs का डेटा। FIIs का जो डेटा होता था, मान लीजिए 10,000 करोड़ की बिकवाली है या 5,000 करोड़ की बिकवाली, तो DIIs की जो आंकड़े रहते थे वो 6,000 करोड़ का सरप्लस रहता था, यानी उतनी मात्रा में वो खरीदते हुए नजर आते थे। तो ये सही बात है सर कि इन्होंने बाजार को थाम कर रखा है DIIs ने। बिल्कुल, और इसी चीज़ को क्रिस वुड भी कह रहे हैं। और देखिए, मंथ ऑन मंथ के अगर आप म्यूचुअल फंड के आंकड़े केवल उठा के देख लीजिए, मार्केट में कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो एक अलग वो है, उसको भी आप बता ही रहे हैं। केवल और केवल अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शेप क्या है। 75 लाख करोड़ रुपए का AUM पहुंच गया है। अभी तक कुछ वक्त पहले तक 60-65 लाख करोड़ रुपए तक का AUM था। 75 लाख करोड़ रुपए का AUM म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है। एक बात, हर महीने 26,000 करोड़ रुपए, 27,000 करोड़, 28,000 करोड़ रुपए आ रहा है SIPs में। अगस्त का तो आंकड़ा सर 28,265 करोड़ के आसपास। तो 28,000 करोड़ रुपए या 25,000 एवरेज में मानिए ना 25,000 के आसपास। दिसंबर से अगर आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास, बीच में कुछ डाउन हुआ, फिर वो ये डेटा रह रहा है। इतना पैसा हर महीने आ रहा है। इक्विटी फंड्स में जो अगर आप इनफ्लो देखेंगे तो तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए का, 43,000 करोड़ रुपए का इक्विटी जो इनफ्लो है वो हर महीने रह रहा है जी। यही पैसा, अब जब फंड्स के पास पैसा है तो फंड्स वो पैसा लगाएंगे कहाँ? तो वो मार्केट में फंड, चूंकि लोग पैसा अपना दे रहे हैं कि शेयर बाजार में सीधे नहीं लगाना, म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगाना है। मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दिया, फंड जो मैनेज करता है फंड मैनेजर, उसको दे दिया, भैया आप लगाओ। अब उसकी मजबूरी ये है कि कुछ तो पैसा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी पैसा अल्टीमेटली उनको लगाना पड़ेगा जी। और वही पैसा जो लगातार आ रहा है उसने इस मार्केट को एक स्टेबिलिटी दी है। FIIs की तमाम कोशिशों के बावजूद इस बाजार को गिराने की म्यूचुअल फंड्स हैं या जो DIIs हैं, उन्होंने इस बाजार को बचाया है। जी। अब सर कृष्ण साहब का एक और स्टेटमेंट भी है, वो कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों से अगर जो पैसा निकाल रहे हैं FIIs, अब FIIs की भी थोड़ी बात कर लेते हैं सर, क्योंकि जो आंकड़ा है लगातार वो बड़ी गिरावट वाला ही दिखा रहा है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि जो चीन में जो रैली देखने को मिल रही है वहाँ पैसा जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कृष्ण साहब ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि कोरिया और ताइवान जैसे बाज़ारों में भी जो है वो पैसा जाता हुआ दिख रहा है। इस पॉइंट पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ तो जैसा स्थिति जो थोड़ा डामाडोल टाइप का है, क्योंकि जो इंडिया US ट्रेड डील जो लटक गया सर, इस वजह से देखा जा रहा है। तो सर ये जो पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो जो हो रहा है, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए FY26 में अब तक के जो 5 महीने हैं जी, इसमें अगर हम जो DIIs का इनफ्लो देखें, अगर जो म्यूचुअल फंड्स है और इस तरह के, उनका करीबन $37 बिलियन का इनफ्लो रहा है। इसी के उलट जो है जून से अगस्त तक में ही FIIs ने तकरीबन $6 बिलियन का आउटफ्लो किया है या सेलिंग की है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा जा आखिर कहाँ रहा है, तो दूसरे मार्केट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव FIIs को लग रहे हैं। उसमें चाहे आपका साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, चाइना का भी आता है कि चीन का मार्केट भी भारत के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन क्रिस वुड एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कह रहे हैं, बोले कि इन तमाम सिनेरियो को देखने के बावजूद भारतीय बाजार अभी भी, या भारत की इकॉनमी अभी भी दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव या सबसे प्रॉमिसिंग इकॉनमी बनी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा सर कि अगर इंडिया US के बीच अगर सहमति बन जाती है तो फिर ज़बरदस्त रैली आ जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि एक टेक्निकल रैली मार्केट में आएगी, जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच में कोई
ट्रेड डील हो जाती है। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेके और उनका ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म में आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ये मार्केट आपको पैसा बनाकर देगा जी। तो ये कुछ बहुत। और एक और बात है, क्रिस वुड लगातार भारत को लेके बुलिश रहे हैं, लंबे वक्त से लेके रहे हैं, और इस तरह के जो जानकार हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनकी ही बातों से दरअसल फिर समझ में आता है कि मार्केट्स में आने वाले वक्त में किस तरह की आपके आउटलुक बाजार के रह सकते हैं। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे सर, नॉमिनल जीडीपी पर भी उन्होंने कहा है कि 2026 में भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है और उसकी जो ग्रोथ है वो पिकअप हो सकती है, और इससे फिर जो कंपनियों की जो कमाई है यानी जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी बेहतर हो सकती है। लेकिन सर कल भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी, जीडीपी की जब भी चर्चा होने लगती है तो दो धड़ों में बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे रघुराम राजन साहब कहते हैं, जो पूर्व गवर्नर साहब हैं, वो कहते हैं कि आंकड़े पर विश्वास नहीं होता है, तमाम तरह की जो बातें हैं अटकलें सामने आ जाती हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, बहुत शानदार ग्रोथ है, आप देखिए जिस तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो आप इन दोनों धड़ों को कैसे देखते हैं सर? इसके बीच का जो ग्रे लाइन है वो मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, देखिए जीडीपी ग्रोथ भारत की और 7.8 एंड ऑल, बिल्कुल 7.8% रही है। उसमें भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, असल में 7.8% की जब ग्रोथ आई तो उसने वाकई सारे लोगों को चौंकाया। लेकिन इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में हम बैठे हुए, इस क्वार्टर की भी ग्रोथ के अच्छे रहने की बात कही जा रही है। आप समझिए कि लगभग 7% की ग्रोथ हम सेकंड क्वार्टर में भी देख सकते हैं। इस तरह की जो एनालिस्ट कहा जा रहा है कि मानसून अच्छा है, महंगाई दर कम है, इस वजह से बिल्कुल महंगाई दर कम है, कंज्यूमर जो अपटिक है, जो या जो खरीदारी का जो पूरा वो है, सरकार का जीएसटी का रेट कट है, वो एक बड़ा वो है। तो इकोनॉमी लगातार देखिए रेजिलियंस दिखा रही है, और उसके कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हैं, चाहे आप जीएसटी के नंबर देख लीजिए, चाहे आप ई वे बिल के नंबर्स देख लीजिए, या आप मान लीजिए कि क्रेडिट ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो तमाम फैक्टर हैं इकोनॉमी को लेके वो अच्छे हैं। लेकिन रघुराम राजन जो एक बड़ा सवाल उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि साहब, एक तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है आपका, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कि प्राइवेट कैपेक्स किधर दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो बड़े कंसर्न है, जाहिर तौर पर जॉब का कंसर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसमें भी कंसर्न इस बात का ज़्यादा बड़ा है कि नौकरियां जो पैदा भी हो रही हैं उसमें क्वालिटी जॉब्स नहीं निकल के आ रहे हैं जी। तो एक वहाँ पे उस कंसर्न को एड्रेस सरकार की तरफ से किया जाना जरूरी है। लेकिन देखिए, नौकरियों का जो कंसर्न है वो दरअसल एक लार्जर इश्यू है इस इकॉनमी का, क्योंकि उस चीज़ को आज़ादी के बाद से एड्रेस ही नहीं किया गया। अब आप रातों रात उसमें हर व्यक्ति को स्किल्ड नहीं बना सकते। पूरी की पूरी एजुकेशन की जो व्यवस्था है उसमें चर्निंग की ज़रूरत है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है आमूल चूल। जो हमारे पढ़ने का तरीका, जो हमारे पढ़ाने का तरीका, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का तरीका है, जिस तरह खेलों में भारत की व्यवस्था है कि बिल्कुल लचर एक तरह का मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस है, उसी तरह की व्यवस्था पूरी की पूरी पढ़ाई से जुड़ी हुई है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है। कभी सरकारों ने इस बात पे ध्यान दिया नहीं कि बच्चों को की पढ़ाई आपकी टेक्निकल या जो वोकेशनल है उस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे कि स्किल्ड यूथ निकले। पढ़ाई की रटने वाली व्यवस्था पैदा की गई जिसमें बीए, एमए इस तरह के कोर्सेज करके सरकारी नौकरी पाने की व्यवस्था की गई। इस वजह से लार्जर सोसाइटी जो है वो अनएम्प्लॉयड है, या जो लड़के हैं वो ये देखते हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिले। देखिए ना सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना हो, चैट जीपीटी का आना हो, ये तो सारी चीज़ों को बहुत ही अपसाइड डाउन कर दिया है। बिल्कुल। तो इसमें बड़े लेवल पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बड़े लेवल पर गांव देहात तक आपको कम से कम जो जिला स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था देनी चाहिए, जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाई जाए, जहाँ एआई सिखाई जाए, जहाँ इंजीनियरिंग सिखाई जाए, कोडिंग सिखाई जाए, अलग अलग तरह के कारोबार, आप व्यवसाय कैसे कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग हो। ये समस्या एक दिन में हल होने वाली है नहीं विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।